आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच सर्दी के मौसम में राजनीतिक दलों ने पूरी गर्मी बढ़ा दी है। इस क्रम में आइडियल इंडिया टीवी की टीम कन्नौज सदर पहुंची। कन्नौज में हमारे चैनल पर कार्यक्रम के आज के खास मेहमान बने कांग्रेस के जाने माने कद्दावर नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विवेक नारायण मिश्रा। करीब 4 दशकों से कांग्रेस के लिए खून पसीना बहा रहे विवेक नारायण मिश्रा से हमारे एडिटर इन चीफ पत्रकार जितेंद्र ने राजनीतिक मुद्दों और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में खस्ता हालत पर खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। मैं इस समय कन्नौज में हूं। सदर विधानसभा क्षेत्र में मुलाकात कराऊंगा आपकी। एक जाने माने कद्दावर कांग्रेस के लीडर हैं विवेक नारायण मिश्रा जी। बीते कई दशकों से कांग्रेस के बैनर में वर्क कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कांग्रेस के जाने माने नेता हैं। राहुल गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा जी के पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी के भी काफी करीबी माने जाते रहे हैं काफी करीबी विवेक नारायण मिश्रा जी। आजकल बात करेंगे कि कांग्रेस हाशिए पर क्यों है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और मूलतः कन्नौज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं विवेक नारायण मिश्रा जी से। मिश्रा जी, चुनावी घमासान छिड़ चुका है और हम लोग जो है इस समय विधानसभा चुनावों के दौर में पूरे शबाब पर है चुनाव। कांग्रेस की जो माली हालत खराब है, इस समय जो हालत पस्त है, उसके पीछे मूल वजह क्या है? सीधा सीधा मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, जो पिछले 2 सालों में कांग्रेस की स्थिति में, जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आई हैं प्रभारी बनके, तब से उत्तर प्रदेश की संगठन से ले लें या संघर्ष करने की, सड़कों पे उतरने की बात कर लें तो उसमें बहुत फर्क आया है। लेकिन जहां तक बात आप कह रहे हैं पिछले 32 सालों के करीब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, तो उसकी मेन वजह देखिए, आप अगर देखें इसको तो ये है कि जाति और धर्म की राजनीति। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति हुई, तो कांग्रेस ने कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि कांग्रेस इसी वजह से थोड़ी हाशिए पे आती चली गई और जाति धर्म हावी होता चला गया और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में जनता ने उसका भुगता। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश तो पिछड़ा, और उत्तर प्रदेश के साथ आप कन्नौज की अगर बात कर रहे हैं तो कन्नौज में भी पिछले 32 सालों में जो कुछ भी हुआ विकास के नाम पे, वो कांग्रेस ने किया। आज यहाँ का जो परंपरागत इत्र उद्योग है, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए FFDC की स्थापना कांग्रेस ने करी। किसानों की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वो कांग्रेस की देन है। उसके अलावा तमाम ऐसे काम हैं, कन्नौज के टेलीफोन एक्सचेंज को ऑटो कराने की बात हो, या UPT की स्थापना की बात हो, या मेहंदी घाट का पुल हो, या लाख बहुसी का पश्चिम बिहार हो, या उत्तर प्रदेश में द्वितीय सेकंड बना था टीवी रिले सेंटर, वो तिरवा में बनाने की बात हो। तो इस तरह के जितने मेन काम थे, या आज के 30 साल पहले छुबरा मऊ में सीमेंटेड मेन रोड, जो उस समय सीमेंट रोड को जानता नहीं था, वो बनाई कांग्रेस ने। डंडवारी, जो कन्नौज का चंबल कहा जाता था, बिजली की जहां बहुत बड़ी समस्या सिंचाई की थी, वहां शीला जी के प्रयासों से वर्ल्ड बैंक से उन्होंने ला के 20 ट्यूबवेल लगवाए जो बगैर बिजली चलने वाले थे। मिश्रा जी, तमाम दावे हैं आपके, बहुत विकास किया। कांग्रेस आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी पार्टी थी, बल्कि आज़ादी से पहले भी काम करती रही। मैं सीधा सवाल आपसे ये करता हूँ, सीधा सीधा पूछता हूँ कि ये दुर्गति क्यों, वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह जाति और धर्म की राजनीति, मंडल और कमंडल की राजनीति। जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा, सपा या बसपा ने जिस तरीके से यहाँ पे जाति और धर्म की राजनीति करी, और कांग्रेस ने जाति और धर्म की राजनीति कभी नहीं करी। चलिए मान लिया आप तर्क दे रहे हैं कि मंडल कमंडल की राजनीति, जाति धर्म का, तो विकास की राजनीति अगर कांग्रेस ने करी तब क्यों पिछड़ गई? विकास की राजनीति कांग्रेस क्यों नहीं आगे लेके जा पाई? देखिए, एक आप इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि एक चीज का एक पीक हासिल होना होता है, हर चीज का, ये एक प्रकृति का नियम है ये। तो एक वो समझिए कि वो टाइम था जिस समय आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। आज जातिवाद की जड़ें इन लोगों ने 32 सालों में समझिए आप इतनी गहरी कर दी हैं कि वहां पे आपकी विकास की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब 32 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है कि 32 सालों में हमें क्या मिला। जिन्होंने ये बातें करी उनके तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन हमें क्या मिला?
तो अब जनता में थोड़ी जागरूकता आ रही है, खास तौर से इसको प्रियंका जी के आने के बाद से जो उन्होंने अवेयरनेस संघर्ष की सड़कों पे उतरी, उससे अवेयरनेस आई और संगठन पर ध्यान दिया। वो भी एक हमारी कमी थी, उसको भी हमने काफी हद तक दूर कर लिया है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का किसान, युवा और महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी होंगी। चलिए, मान लिया प्रियंका जी ने रिफॉर्म्स किए, तमाम डेवलपमेंट किए, तमाम सारी जो दिक्कतें थी उनको संगठन के स्तर पर भी दूर करने की कोशिश करी कांग्रेस के अंदर, तो क्या राहुल जी फेल थे? देखिए, राहुल जी फेल नहीं थे। राहुल जी तो ऑल इंडिया लेवल की आप बात करें, राहुल जी तो ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और प्रियंका जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। इसलिए जब उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, कन्नौज की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रियंका जी की बात प्रभारी के नाते मैं बता रहा हूं आपको। बाकी राहुल जी तो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। ये कहाँ तक आप सही मानते हैं जो कांग्रेस के ऊपर दाग लगते रहे, भ्रष्टाचार के दाग लगते रहे, जब तक यूपीए सरकार रही, 2 बार मौका दिया जनता ने, उसके बावजूद लगातार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, तो इसे मानते हैं आप पतन का ये कारण हो सकता है आपकी नजर में कि नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं ये एक सिर्फ विपक्ष का दुष्प्रचार था। कांग्रेस सत्ता पाने की एक जो कहते हैं ना कि जल्दबाजी थी, उसमें देश को गुमराह किया। आप हमें बताइए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप जो उसमें बीपी सिंह ने लगाए थे बोफोर्स का, उसका हश्र क्या हुआ? जो भाजपा ने लगाया था कि घोटालों को लेके, चाहे वो कोयले का हो, चाहे स्पेक्ट्रम के आवंटन का हो, वो कोई भी घोटाला साबित हो पाया? सारे घोटाले अगर किए भी कहीं से, तो वो कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उन्होंने किए। कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कोई भी किसी ने कोई भी घोटाला नहीं किया। और लाइबिल कौन था? अगर सहयोगी दल थे, सरकार में आपके साथ थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी कंट्रोल करना? मेन स्ट्रीम में सुपर पावर कौन था? सोनिया जी थी। तो वजह क्या थी? आप अपने सहयोगियों को नहीं रोक पाए और भ्रष्टाचार होता रहा, पब्लिक का पैसा लूट खसोट मचती रही, तो आज मानते हैं इसको पतन की वजह? देखिए, आपसे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये एक भाजपा का दुष्प्रचार था, विपक्ष का। जो भी इन्होंने, मैं आपकी बात मानता हूं, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस का नेतृत्व था, उसमें वो सहयोगी दल हमारे शामिल थे। लेकिन आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या वो भ्रष्टाचार कहीं साबित हो पाया? चाहे स्पेक्ट्रम की आवंटन का हो, चाहे कोल का हो, किसी भी क्षेत्र में आप बताइए, चाहे बोफोर्स का हो, कहीं साबित हो पाया? ये सिर्फ इनका एक दुष्प्रचार था सत्ता को हथियाने के लिए। आज विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, सभी स्टेट में लगभग सरकार बना चुकी है, पहले भी सरकारें रही हैं। 5 राज्यों में आज की ताजा हालात स्थिति क्या देखते हैं कांग्रेस की आप, खासकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव आ रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। और आप अगर आम जनता के बीच जाएं, तो आम जनता के बीच में एक कांग्रेस बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। और आज ये भी मैं कहूँगा कि हमारे हर कांग्रेसमैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश को बचाने की। आज जनता, आम जनता की आकांक्षाओं को पहचाने, आम कांग्रेसमैन भी पहचाने और उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करे, क्योंकि जनता अब इनके मंडल कमंडल और हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान और ये शमशान, इनसे ऊब चुकी जनता है। आज सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है, सीधी सीधी टक्कर है। कांग्रेस हमें नहीं लगता कहीं फाइट में स्टैंड कर रही है। अब जिलों में कहीं किसी सीट पर डोमिनेंट हो वो अलग बात है। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस की पीछे लगातार जो है संगठन के सुधार, प्रियंका जी की कैंपेन होती रही, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में भी कुछ हद तक स्ट्रांग हुई है कांग्रेस। तो वजह अब क्या मानते हैं? बहुत ही आपने जमीनी सवाल किया। आज जो भी ये सवाल अक्सर आता है कि आज जो फाइट दिख रही है वो सपा और भाजपा के बीच दिख रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भाजपा और सपा की ये एक सुनियोजित रणनीति थी जिसके तहत ये काम किया जा रहा है। मतलब उनके जो है जाल में कांग्रेस फंस गई, सपा भाजपा की जाल में? नहीं, उनके जाल में कांग्रेस के फंसने की बात नहीं है, उनके जाल में अब उत्तर प्रदेश का हित इसमें है, ये करिए कि जनता ना आए, क्योंकि इन्होंने तो एक रणनीति के तहत इसे कर रहे हैं ये कि आप पाकिस्तान की बात करो, हम जिन्ना की बात कर रहे हैं, हम शमशान की बात कर रहे हैं, आप कब्रिस्तान की बात करो। आप भी देखिए,
हमने लुंगी वालों से बचाया, हमने टोपी वालों से बचाया। ये 80-20 की लड़ाई है। अब की बार भाजपा भूल गई पाकिस्तान का नाम लेना, तो अखिलेश जी ने नाम ले दिया। कन्नौज जनपद पे आ जाते हैं। कन्नौज जनपद की तीनों सीटों पर कहाँ स्टैंड करते हैं आप? देखिए, कन्नौज जनपद में भी 32 सालों से नहीं है, और हम जनता के बीच फिर जा रहे हैं नई ऊर्जा के साथ में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जाके जनता को हम बताएंगे कि किस तरीके से कन्नौज का विकास पूरे उत्तर प्रदेश के तरीके से कन्नौज का भी रुका। आज कन्नौज में जो सीरा जी का एक सपना था कि हम सेकंड टर्म में आलू पे आधारित उद्योग लगवाएंगे, आज 32 सालों में भाजपा, सपा, बसपा सबने वादे किए, लेकिन किसी ने आलू पे उद्योग नहीं लगा पाया। ना किसानों के लिए कुछ किया और ना ही यहाँ के इस उद्योग के लिए किया, सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस ने FFDC की स्थापना से लेके और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उसकी स्थापना कराई, और भी तमाम काम किए जो मैंने बताए अभी आपको। तो ये सारे कांग्रेस के किए। केवल इमारतें खड़ी करने से विकास नहीं हो जाता है। तो आप देखिए इन 32 सालों में क्या विकास हुआ। इन सब मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। मिश्रा जी, पॉलिटिकल गट्स पे बात करते हैं तो अभी पीछे 19 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने वॉकओवर देते हुए समाजवादी पार्टी को अपना सपोर्ट दे दिया। मूलतः कन्नौज में बात करें तो डिम्पल जी के लिए आपने अपनी कुर्बानी दे दी। डिम्पल जी को भी आप नहीं जिता पाए। कितना वोटर था आपका कन्नौज में, ये बात भी बताइए। तीनों विधानसभा में आज आप तीनों विधानसभा में प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, तो परंपरागत कांग्रेस का तीनों विधानसभा में अलग अलग कितना वोटर है? अगर ये डाइवर्ट हुआ था कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दौरान, फिर आप डिम्पल जी को क्यों नहीं जिता पाए? देखिए, डिम्पल जी को जिताने के लिए आप अगर देखें तो डिम्पल जी कन्नौज की तीनों विधानसभा से जीती हैं। डिम्पल जी कन्नौज की तीनों विधानसभा से जीती हैं। कैसे? आप वोट देखिए, आप इनकी वो काउंटिंग देखिए। आप नहीं, हम बात करते हैं ना तीनों विनिंग की बात करते हैं। भाजपा तीनों विधानसभा में हारी है। भाजपा तीनों विधानसभा में हारी है। जो आप बात कर रहे हैं, आप ही के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि भाजपा तीनों कन्नौज जनपद की विधानसभाओं में हारी। ये गोलमोल नहीं, आप सीधा बताइए कि सुब्रत पाठक जीते कैसे, जब आप समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रहे थे? रसूलाबाद में मतलब सीधा आप दावा करें कि कांग्रेस की वजह से डिम्पल इतना पहुंची है टारगेट पे? देखिए, ये इसमें कोई दावा, जब हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा आपका गठबंधन है, तो फिर वहाँ पे दावा की एक अलग मुद्दा हो सकता है। दावा कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं डिम्पल को जिता नहीं पाए, तो डिम्पल तो कन्नौज जनपद से जीत के गई, तीनों विधानसभा से जीत के गई हैं वो। चलिए, आपके दावे पे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि सुब्रत पाठक जी ने यहाँ से विन किया इलेक्शन। आप तीनों विधानसभा में स्थिति, आज की हालात, मौजूदा स्थिति बताइए कि आपके प्रत्याशी कितना पा रहे हैं, कितना परंपरागत आपका कांग्रेस का कट्टर वोट है? देखिए, हमारा जो परंपरागत वोट था उसमें वो परंपरागत वोट हमको मिलेगा, और नए वोट के लिए भी हम परसेंट बढ़ाने के लिए भी हम इस चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी रणनीति भी है कि हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किसानों का मुद्दा है, और जो हमने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण की जो राजीव जी ने शुरू किया उसको आगे बढ़ाया है। आज हमने जो पीड़िताओं को, जो प्रियंका जी ने एक मुहिम चलाई है कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, आज उन्हीं को वो मौका दे रही हैं कि कल को विधानसभा पहुंच के वो अपना भाग में फैसला करें। तो इन सब चीज़ों का बहुत सकारात्मक असर आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इन पे हमारा आशीर्वाद देगी, और कन्नौज की तीनों सीटों पे हम जीतने की उम्मीद से लड़ रहे हैं। चलिए, आपके ये बात को हम सुन रहे हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं। 2 लाख मुस्लिम मतदाता है कन्नौज तीनों विधानसभा में, लगभग अप्रॉक्स। आप बताइए, मुस्लिम मतदाता कांग्रेस में कहाँ तक ठहरेगा? कितना आपको मुस्लिम वोट मिलेगा तीनों विधानसभाओं में? देखिए, मुस्लिम मतदाता का अधिकतम प्रतिशत लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो मौजूदा परिदृश्य है वो सारा हमारे संज्ञान में हम लोगों के है, और उसको हम मैक्सिमम प्रतिशत लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उन चीज़ों को लेके हम उनके बीच जाएंगे, ब्राह्मणों के बीच भी जाएंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे, दलितों के बीच में भी जाएंगे, और बताएंगे उनको कि इन लोगों ने कितना आपका हित किया या अहित किया, और कांग्रेस आपके लिए क्या कर रही है। इन चीज़ों को जाके हम इन वर्गों को बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जनता को, जो प्रियंका जी ने जागरूक होने की बात कही है, जनता जागरूक हो रही है, इन चीज़ों को समझेगी और अपना हमें
आशीर्वाद और बहुमूल्य मत भी देगी। बड़ी बात कह रहे हैं मिश्रा जी। तीनों विधानसभाओं में मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी समाजवादी पार्टी ने चूंकि नहीं बनाया है, तो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के माध्यम से, अपने कैडर और अपने पार्टी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंधमारी करेगी। ये बात मिश्रा जी अपने आप सामने ऑन कैमरा मुंह से बोल रहे हैं। इस बात में दम है। राजनीति के इस दौर में चर्चा होती रहेगी। मिश्रा जी से आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या कांग्रेस में अभी कितना रिफॉर्म की जरूरत है? आप कितना और इसको सुदृढ़ और मजबूत देखना चाहते हैं? क्या क्या अमेंडमेंट होने चाहिए? कांग्रेस का इतिहास तो देश की आज़ादी दिलाने से लेके और आज देश में जो आज देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कांग्रेस तो लगातार रिफॉर्म में यकीन करती है। ये हमारे यहाँ आज़ादी के पहले भी रिफॉर्म होते रहे और आज भी हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमारा एक रोड मैप बना है उसके तहत हम उन सुधारों को बराबर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका। ये थे हमारे साथ विवेक नारायण मिश्रा जी, कांग्रेस के कद्दावर लीडर माने जाते हैं और पिछले लगभग 4 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। हम थे कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र में। फिर मुलाकात करते हैं किसी अन्य जनप्रतिनिधि से। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्र परिजनों को, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।